चलिए स्टूडेंट्स, आज आपको हम लेके चलते हैं पिछली क्लास में जो हमने किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 1। आज हम अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट 2 पर चलते हैं, जिसके अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूं जो लास्ट क्लास में कराया उसका अगला पार्ट। लास्ट क्लास में जो हमने आप लोगों को कराया उसके अंदर था किस तरीके से हम डिस्टेंस निकालते हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करके। एक बार मैं उसको रिवाइज करा देता हूँ जिससे आप लोगों को उसको जो है दोबारा से समझने में परेशानी ना हो। डिस्टेंस फार्मूला अगर हम दो कोऑर्डिनेट्स में लेते हैं तो वो ये हुआ करता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वो ऐसे मेरे पास सपोज दो कोऑर्डिनेट हैं, एक ये रहा पहले कोऑर्डिनेट के x1 y1 एब्सिसाइन ऑर्डिनेट जो होते हैं, और सेकंड वाले का x2 एंड y2। इस तरीके से हम इनको जो है डिनोट करके आपको दिखा दिया। ये हम इस तरीके से लेते हैं। तो इनके बीच में डिस्टेंस निकालना होता था हमें। थोड़ी सी यहाँ लाइट आ रही है इस वाले पोर्शन पे, तो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज ऑफ दिस इज इवनिंग टाइम, सो थोड़ा सा फोकस प्रॉब्लम होती है, कोई नहीं। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्टेंस आपके दो कोऑर्डिनेट के बीच में ए और बी के बीच में निकालने का तरीका बताया था। और लास्ट क्लास में मैंने आपको ट्रायंगल्स के बारे में भी कुछ बताया था कि ट्रायंगल्स किस तरीके से आप उनको स्केलेन, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल किस तरीके से प्रूव कर सकते हो, और ये 3 पॉइंट कॉलिनियर हैं या नहीं ये कैसे आप पता लगा सकते हो। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को अच्छे से समझाया था। आज हम चलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रायंगल के बाद जो अगला पार्ट होता है वो है क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल के बारे में सभी लोग जैसा जानते हैं कि हिंदी में इसको बोलते हैं चतुर्भुज। तो क्वाड्रिलेटरल जो होते हैं उनकी कैटेगरी बहुत सारी होती है, बट अभी हम जो इस चैप्टर के अंदर मेन कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे वो है हमारी ये पहली। अगर हम ए बी निकालते हैं, बी सी, सी डी और डी ए, इस तरीके से, जैसे मैं एक यहाँ पर आपको क्वाड्रिलेटरल बना के दिखाता हूँ। सपोज ये मेरे पास एक है, ये ए है, इधर बी है, इधर सी है, मान लो इधर डी है। अब इनको मैंने ज्वाइन करा, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। अब इनको ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले मैंने, ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस है, ये ओरिजिन है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से वैल्यूज 1 2 -3 इस तरीके से ये निकल आती हैं। तो इन वैल्यूज को मैंने यहाँ पर, अगर मैं यहाँ इसको देख पा रहा हूँ तो ये मेरे पास सपोज x तो है -4 और y है +4, इस तरीके से। इधर x -4 है और y जो है वो -3 है। इधर x जो है वो आपका +2 है और y -3 है, और इधर ये आपका x जो है वो 1.5 है और y जो है वो सपोज कि यहाँ पर 4 है, और इसको मैं 1.5 की जगह 1 भी ले सकते हैं, 1 और 4 है। तो इस तरीके से चारों पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर निकाल के दिखा दिए। अब हम सबसे पहले इनमें क्या फाइंड करते हैं। सपोज मैंने पहले ए बी निकाला, फिर मैंने बी सी फाइंड किया बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, जिस तरीके से आपको आखिरी क्लास में बताया गया है, जिसकी वीडियो मैंने आपको लास्ट क्लास में शेयर करी हुई है। फिर सी डी एंड डी ए, जब हम ऑल 4 साइड्स निकाल देते हैं और ये हमारी 4 साइड्स इक्वल आ जाती हैं, तो इक्वल आने का मतलब ये हमारी दो कैटेगरी में बदल जाता है। एक तो हो जाता है रोम्बस और दूसरा हो जाता है स्क्वायर। ठीक है, ओके। ये हमारा फर्स्ट कैटेगरी रही। सेकेंड कैटेगरी ये हो सकती है इसके अंदर, सॉरी, सेकेंड कैटेगरी हमारी ये हो सकती है कि जब मैंने इसकी ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए, जब चारों साइड हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्टेंस फार्मूले का जो अच्छे से हमने सीखा वो हम फाइंड कर लेते हैं, और हमें पता लगता है कि ए बी इक्वल है अपनी अपोजिट साइड सी डी के, एंड
ए डी इक्वल है अपनी अपोजिट साइड्स बी सी के, इसमें नहीं है या है, आई डोंट नो इस वाले फिगर में है या नहीं है, मैंने तो ये आपको सिर्फ एक फिगर बना करके दिखा दिया है। और यहां पर मैं अपनी एजम्पशंस आपको बता रहा हूं कि अगर चारों साइड इक्वल है तो वो रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। अगर दो अपोजिट साइड्स इक्वल है तो वो रेक्टेंगल भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है। हिंदी में बोलते हैं रेक्टेंगल को आयत और इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। ये वर्ग है हमारा स्क्वायर और ये हमारा रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज है। ओके, तो ये कैटेगरी हमारी निकल के आती है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं कि अगर कोई भी साइड इक्वल ना हो, ए बी, बी सी नॉट इक्वल, सी डी इक्वल, डी ए नॉट इक्वल, कुछ इस तरीके का माहौल बन जाए कि कुछ है इक्वल कुछ नहीं है, यानी कि ये दो कैटेगरी नहीं है, तो इसको हम इसका कोई भी नाम, स्पेशल नाम इसका नहीं निकाल पाते। तो इन्हीं दो कैटेगरी में नाम हम इसका स्पेशल देते हैं कि रोम्बस या स्क्वायर। लेकिन अभी भी हम यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, यहाँ भी अभी मैं रोम्बस या स्क्वायर, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम। तो इसके आगे हम फिर और एक चीज हम यहाँ पर निकालेंगे, इनके डायगोनल फाइंड करेंगे, यानी ए सी निकालेंगे। ये जो जिसको मैं डॉट करे कर रहा हूँ ए सी, तो क्या फाइंड करेंगे हम, ए सी, वही सेम यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे ए सी में ये x1 y1 हो जाएंगे और ये x2 और y2 की तरीके से आप इसको यूज करोगे। उसके बाद आप निकालोगे बी डी, क्या निकालोगे, बी डी, फिर हम बी डी फाइंड करेंगे, ए सी एंड बी डी फाइंड करेंगे। अब अगर ए सी और बी डी इक्वल आ गए, नहीं आए तो रोम्बस, तो इसके साथ में ये कैटेगरी बनेगी। लेकिन अगर इक्वल आ गए ए सी एंड बी डी तो बन गया स्क्वायर। अब ये जरूरी नहीं है कि जो ए सी और बी डी जो इक्वल आए हैं वो इन चारों के बराबर होंगे, इन चारों से अलग ही होंगे, इक्वल तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि डायगोनल ऑलवेज जो एक नॉर्मल साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ए सी बी डी अगर इक्वल आ गए तो स्क्वायर। कहने का मेरा मतलब है कि हमने डिस्टेंस फॉर्मूला इसके अंदर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर 6 टाइम्स फाइंड करना है। जैसे हम ट्राइंगल में 3 टाइम्स करते हैं, वो कैसे करते हैं, जैसे आपको लास्ट क्लास में बताया था, ए बी सी, ए बी बी सी सी ए, बस हमारी तीनों साइड से हमें पता हो जाती हैं और हम इस बात को अच्छे से जान पाते हैं कि इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलेन है या राइट एंगल ट्राइंगल है, कॉलिनियस हैं। तो एवरीथिंग we will get only by finding the 3 sides AB, BC and CA in any triangle. Okay, but in a quadrilateral we have to find 6 sides, which is 4 the sides and 2 are the diagonals. So here AB, BC, CD and DA, 4 तो मुझे अपनी साइड निकालनी पड़ेंगी इसी डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके जो लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया हुआ है। और उसके बाद फिर आप बी डी एंड ए सी डायगोनल्स भी फाइंड करोगे जिससे आप इसको कैटेगरी कर पाओ। ऐसे ही इसके अंदर भी यही होगा कि अगर ए सी एंड बी डी इक्वल हैं, इट्स मीन वो रेक्टेंगल बन गया, और अगर ए सी बी डी नॉट इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, तो ये हमारे 7.1 के लिए जो जरूरी चीजें थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। तो अब ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। अभी तक जो मैंने आपको बताया पिछली क्लास और इस क्लास को मिला करके, तो मैं एक बार फिर उसको रिपीट करता हूँ कि डिस्टेंस फॉर्मूले से किस तरीके से डिस्टेंस निकाला जाता है। उसके बाद जब हम डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम ये जब हमारे पास 2 पॉइंट हैं और उन दोनों के बीच में अगर हम डिस्टेंस निकाल, सपोज हम ए भी निकाल रहे हैं, तो हमें उनके बीच की दूरी पता लग जाती है। लास्ट वीडियो मेरा आप देख करके उसमें पता लगा सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास 3 पॉइंट होते हैं, यानी 3 डॉट हमारे पास आ जाते हैं, 3 कोऑर्डिनेट आ जाते हैं, तो हमें 3 बार डिस्टेंस निकालना पड़ता है, ए बी बी सी एंड ए बी बी सी एंड सी ए। अब इनको जब हम फाइंड करते हैं तो हम ये पता लगा लेते हैं कि ये विच टाइप ऑफ ट्राइंगल और नॉट। अगर तीनों लाइन कॉलिनियर हैं, अब ये कैसे पता लगेगा कॉलिनियर है, तो मैंने बताया था ए बी इक्वल बी सी एंड ए बी। ए सी ही नहीं, कोई भी ग्रेटेस्ट साइड इज इक्वल टू द अदर 2 स्मॉलेस्ट साइड्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल भी हमारा पॉसिबल है अगर
ऐसा नहीं होता कि ए सी इज नॉट इक्वल ए बी एन प्लस बी सी, यानी जो ग्रेटेस्ट साइड है, मैंने यहाँ फिलहाल एग्जाम्पल ए बी, अगर मैं यहाँ पर सी कर दूँ, यहाँ बी कर दूँ, तो ए बी इज ए सी प्लस सी बी, वो तो कोई भी आप ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता उससे कोई। तो ग्रेटेस्ट साइड इज इक्वल टू द अदर टू स्मॉलर साइड्स, स्मॉल साइड्स, देन the coordinates are collinear, it makes a straight line। अब उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं कि अगर वो कॉलिनियर नहीं है तो वो ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है तो किस टाइप का बन रहा है, सारी चीज़ें आपको लास्ट क्लास में बताई। और आज जो हम देख रहे हैं उसके अंदर है क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप के होते हैं मैंने आपको यहाँ बताया। अब मैं इन जो है चारों क्वाड्रिलेटरल्स को थोड़ा फिगर के साथ आपको यहाँ पर बता देते हैं किस तरीके से इनको हमें देखना है। तो क्वाड्रिलेटरल्स हम यहाँ पर 4 टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स पे ध्यान देंगे, क्योंकि बाकी को हम कैटेगरी इस डिस्टेंस से निकाल के थोड़ा बताना मुश्किल हो जाता है, उसके लिए एंगल वगैरह का यूज करना पड़ता है। अभी फिलहाल हम देखते हैं इधर ये, इसके बाद ये, सॉरी स्क्वायर है ये, ए बी सी डी, इसमें मैंने बताया स्क्वायर में ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी है। अब नीचे रोम्बस बना देते हैं इसे। रोम्बस में होता क्या है, ए बी सी डी, इसमें भी यही होता है, ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी है, बट हियर ए सी, डायगोनल ए सी एंड डायगोनल बी डी भी आपस में इक्वल होते हैं, बट हियर ए सी इज नॉट इक्वल बी डी। सो ये आपका रोम्बस है, मैं आपको बता देता हूं यहां पर, ठीक है। इसके बाद हम अगली कैटेगरी पर पहुंचते हैं कि वो क्या है हमारे पास, वो आती है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से पता होगा आप लोगों को, ये इस तरीके से होता है, ए बी सी डी। अब मैंने फाइंड करा ए बी इक्वल सी डी, क्योंकि अपोजिट साइड से इक्वल दिखानी है, फिर इधर ये वाली साइड से इसके इक्वल होनी चाहिए, ए डी इक्वल बी सी। बट डायगनल्स जो मैं जिनके बारे में यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, जो हमारे डायगनल्स हैं वो भी इसके अंदर इक्वल होते हैं, यानी ए सी इक्वल बी डी भी होगा। लेकिन जब हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं, ये है पैरेललोग्राम, ए बी सी डी। अब यहाँ वही ए बी इक्वल सी डी एंड ए डी इक्वल बी सी, बट जो आपके डायगनल्स हैं, जो आपके ए सी हैं और वो बी डी है, वो आपस में इक्वल नहीं होते। सो इट इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये इसके डायगनल्स थे, ठीक है, सॉरी। तो ये चारों कैटेगरी हमने यहाँ पर पता लगानी है, तो बहुत ही इजी है। आपने 6 डिस्टेंसेस जो है 6 साइड्स हैं इसकी जो हमें फाइंड करनी है। 4 तो साइड्स हो गई और 2 डायगनल्स हो गए, यानी मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला 6 टाइम यूज़ करना है। और डिस्टेंस मुझे जो निकालना है लास्ट वीडियो में आप लोगों को आपने वो देखा होगा। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन भी हम 7.1 के अंदर से लेकर के और उसको ट्राई कर सकते हैं कि ये किस टाइप का आपका रोम्बस बन रहा है। तो उसके लिए हमें आप जो है बच्चे सभी जो है बुक लेकर के बैठो और उस बुक के अंदर देखते हैं अब हम कि हम कौन सा क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों के पास बुक होगी, प्लीज़ आप अपनी अपनी बुक्स खोल लीजिए और उसके अंदर अब हम देखते हैं आगे कि हम क्या कर सकते हैं। 7.1 के अंदर आप देख लो, आपका जो एनसीईआरटी की बुक है उसका जो क्वेश्चन है, ओके। तो इसके अंदर जो हम देख पा रहे हैं हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं जिनको हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सपोज मैंने 4 पॉइंट लिए हैं, मैं आप लोगों को मैं ही बोल देता हूँ, शायद आप लोगों के पास बुक अभी अवेलेबल ना हो, आप लोग लेके नहीं बैठे हों। जैसे -1 -2 1 0, सपोज मैं यहाँ ले लेता हूँ 4 पॉइंट्स, A -1 -2 B 1 0
सी हम लेते हैं इसके अंदर, ये हो गया हमारा सी हम ले लेते हैं -1 2 और -3 0, सी -1 2 और डी -3 0। ठीक है, अब हम ये पता लगाते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं 4 पॉइंट्स के, ये ग्राफ पर, इनको हमें प्लॉट नहीं करना है ग्राफ पे। आप चाहें तो अपने लिए अपने घर होमवर्क में इसको ग्राफ पर प्लॉट करके बना के देखिए। ठीक है, मैं आपको सीधा इसका डिस्टेंस निकाल के और इसका मैं ये बता देता हूँ कि किस टाइप का ये है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा ए बी बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। वो क्या होता है वो आपको मालूम है। ए बी किस तरीके से फाइंड किया जाता है, जैसे मेरे पास ए है -1 -2 एंड बी है 1 और 0। तो अब मेरी तरफ से ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो मैं यहाँ x2 - x1 जो रूल लगाना होता है 1 में से -1 मैंने बताया था, फिर इसको बड़ा ब्रैकेट यूज करना है, और 0 -2 तो इधर भी मुझे बड़ा ही ओपन ब्रैकेट यूज करना है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ हम क्या कर लेते हैं, -1 प्लस हो जाएगा प्लस का 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस ये भी प्लस का 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4 + 4 इट्स मीन √8। 8 मीन्स होता है 2√2। आप 10th के स्टूडेंट हैं, इतना आप लोगों को पता होगा अच्छे से कि क्या मतलब होता है इसका 2√2। अब निकालते हैं हम BC। पहले हमने AB निकाला। सपोज मैंने एक रफ फिगर बना लिया, मुझे नहीं पता क्या बनेगा, मैंने ऐसे ही लिख लिया, और अब मैंने पहले AB निकाला, अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, BC। तो सेम तरीके से आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर साइड में पहले मैं B और C यहाँ पर लिख देता हूँ। तो BC, B मेरे पास है 1 0 और C मेरे पास है -1 2। अब मेरी नज़र में ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब मैं ये वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेता हूँ, जैसे x2 - x1 y2 - y1 का होल स्क्वायर, अब -1 - 2 का होल स्क्वायर एंड ये 2 का होल स्क्वायर हो गया। -2 स्क्वायर में माइनस की कोई वैल्यू नहीं है, वो खत्म हो जाता है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये भी अगेन वही 8 आ गया, 8 मीन्स हो गया 2√2। क्या आ गया, 2√2। तो वही दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, ये आ गया 2√2। तो दोनों वैल्यू सेम है, बट अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि इट इज अ स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्या है ये हमें नहीं पता। अब हम निकालते हैं C एंड D। तो C मेरे पास है -1 2 एंड D है मेरे पास -3 0। थोड़ा सा शॉर्टकट में कर देते हैं, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। x2 माइनस प्लस x1 ऐसे कर देता हूं मैं सीधा, इधर y2 - y1 ऐसे कर देते हैं, -3 + 1 माइनस का 2 और ये भी माइनस का 2। मैंने जैसा भी आपको बताया, माइनस में स्क्वायर में माइनस खत्म, 2 2 = 4 मीन्स 8, 8 मीन्स वही 2√2, बात वहीं आ गई। अब निकाल देते हैं DA। तो D है मेरे पास -3 0 और A है मेरे पास -1 और -2। अगेन DA निकाल देते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 - x1 ये इस तरीके से हो जाएगा, y2 - y1 ये इस तरीके से हो जाएगा। बहुत लेंथी होता है बट बड़ा इजी है, हर बार हम एक ही फॉर्मूला लगा रहे हैं, लेंथी है बट मुझे नहीं लगता कि ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, 3 - 1 इट्स मीन +2, इट इज -2। अगेन हमारे पास वही कंडीशन आ गई, √8 इट्स मीन 2√2। तो मैंने यहां पर जो देखा कि AB = BC = CD = DA, तो इसको मैं ये तो कह सकता हूं कि ये रोम्बस तो है ही। अब मुझे आगे ये चेक करना है क्या ये स्क्वायर भी है। तो जब ये स्क्वायर होगा तो आप इसको फिर स्क्वायर ही बताएंगे, हम इसको फिर हम जो है रोम्बस नहीं बोलेंगे। तो मैं अब बाकी की जो दो हैं उनको यहाँ निकाल देता हूँ। ये आप लोगों ने देख ही लिया कि किस तरीके से निकाला जा रहा है। अब मैं इनके डायगोनल्स को निकालता हूँ। डायगोनल्स इनके लेते हैं AC, A एंड C। बोर्ड बहुत आवाज करता है अब ये, क्योंकि इससे पढ़ाया जा रहा है बार बार। तो AC हम निकालते हैं, x2 - x1 -+ 0, y2 - y1 ये 0 4 16
बाहर आके हो गया 4। ओके, अब आते हैं बी डी। बी इज 1 0 एंड डी इज -3 0। बी डी फाइंड करने के लिए हम यहां पर निकालेंगे बी और डी, विच इज x2 - x1 y2 - y1 -4 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, अगेन वही 16 और बाहर आके 4। तो हमने यहां पर क्या देखा, अब इस वाली कैटेगरी में क्या मिल के आ रहा है मुझे, अब हम यहां आ जाते हैं। हमने यहां देखा कि अब AC और BD डायगोनल भी आपस में इक्वल है, तो अब ये रोम्बस नहीं रहा, अब ये स्क्वायर बन गया। तो हम यहां पर ये बात लिख सकते हैं कि इट इज अ, अब ये क्या है, स्क्वायर है। ये क्या है, अभी हमारा स्क्वायर है। स्क्वायर क्यों है, आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपके ऑल साइड्स एंड बोथ जो डायगोनल्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो बच्चों समझ आ रहा होगा, बहुत ही इजी है ये। ओके, अभी जैसे एक क्वेश्चन आपकी इस बुक में है 7.1 के अंदर ही है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। हमें 4 पॉइंट्स दिए और पूछा, सपोज जैसे मैं कोई भी एक एग्जांपल लेके देता हूं कि मुझे एक रोम्बस, हमें नहीं पता है कि ये रोम्बस है या नहीं है, बट हमें इन्होंने कहा कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका एरिया निकालो। अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया तो ऐसे निकलता है, बेस कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इनटू में, लेकिन इन्होंने बोला इसको निकालो, तो हमें कुछ ना कुछ तो हिंट पता होनी चाहिए। इन्होंने मुझे चारों वर्टिसेस दे दिए। अब ये देने के बाद मैंने क्या करा, इसको ए बी निकाला, बी सी सी डी डी ए, तो मैंने देखा ये ऑल 4 इक्वल हैं। और फिर मैंने चेक करा कि ए सी एंड बी डी ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब इससे मुझे ये प्रूफ हो गया कि ये रोम्बस है। ठीक है, जब ये रोम्बस है तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस वो होता है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, यानी 1/2 पहला डायगोनल मेरा AC जो भी इसकी वैल्यू निकल के आए और दूसरा BD जो भी इसकी वैल्यू निकल के आए, तो अपने एरिया ऑफ रोम्बस निकाल दिया। कोई मुश्किल का काम नहीं है। तो आपने क्वेश्चन में फंसना नहीं है। अब मान लो एक और फिगर उन्होंने दे दिया, हमें 4 पॉइंट्स दे दिए, जैसे ये हमें रेक्टेंगल दे दिया, लेकिन हमें नहीं पता है कि ये रेक्टेंगल है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको फाइंड करेंगे। ये हमारी, पहले तो हम इसको देखेंगे कि ये आखिर फिगर बन क्या रहा है। तो हमने देखा AB इक्वल CD, AD इक्वल BC एंड AC इक्वल BD। तो हमने कहा यस, ये तो हमारा रेक्टेंगल बन गया। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब जब ये रेक्टेंगल बन गया तो अब इसका एरिया निकालना बड़ा इजी है। यहाँ पर ABCD, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो AB आपको पता ही है, यानी कि AB की वैल्यू और BC की वैल्यू, ये आपकी लेंथ और ब्रेथ हो गई। इस तरीके से हम पता लगा लेते हैं। ऐसे ही स्क्वायर के अंदर, जब स्क्वायर है हमें नहीं पता कि ये स्क्वायर है क्या है, बट अगर हमें ये पता लग जाता है कि ये स्क्वायर है तो हम पहले वही इसकी वैल्यूज निकालेंगे कि AB BC CD DA, उसके बाद डायगोनल भी इक्वल आ गए, हमें पता लग गया कि ये स्क्वायर है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर वो होगा साइड इनटू साइड, यानी कोई भी एक साइड ले लो, AB BC दोनों मल्टीप्लाई कर लो, कोई भी साइड इनटू साइड, जो एक साइड होगी, डायगोनल मत लेना, बस साइड लेना इनमें से कोई भी एक लेके और उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो। अब जो आप रह गया आपका पैरेललोग्राम के लिए उन्हें एक्स्ट्रा हिंट भी देनी पड़ेगी, ऑल्टीट्यूड भी देना पड़ेगा, तभी निकल सकता है। तो ये हमारी कैटेगरीज अलग अलग आ गई। इस तरीके से आप एरिया इन सब चीजों के फाइंड कर सकते हैं। चलिए, ये बहुत ही इजी पार्ट था आपका, इजी एक्सरसाइज थी। इस एक्सरसाइज के अंदर अगर किसी को जरा सा भी डाउट होता है वो मुझसे जरूर डिस्कस करे। जो मेरे चैनल के थ्रू कर सकता है, मुझे कॉल करके भी कर सकते हो, आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हो। मैनी वेज यू हैव, बाय यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। चलिए, अब हमारा अगला टॉपिक हमारा अब अगला जो है वो है मिड पॉइंट आगे मैं फॉर्मूला लगा देता हूं। और दूसरा जो मेरा टॉपिक है वो है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, अब ये क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा सा आइए जिक्र करते हैं। ग्राफ पर मुझे
वही 2 पॉइंट पता है, ए बी, x1 y1 x2 y2। अब मुझे सपोज इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक। कैसे वो पता लगेगी? डिस्टेंस फार्मूला लगा के। इन दोनों के बीच में क्या लगाना पड़ेगा मुझे? ए बी के बीच में डिस्टेंस फार्मूला। तो मुझे पता लग गया कि ये जो ए बी है ये 10 सेंटीमीटर आ गया। अब मुझे इसका मिड पॉइंट निकालना है, तो मैं यहां से 5 मेजर कर लूंगा या यहां से 5 मेजर कर लूंगा। सपोज यहां आ रहा है, ये मेरा क्या निकला है? मिड पॉइंट। लेकिन ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। पहले ए बी निकालो डिस्टेंस फार्मूले से, फिर उनको हाफ करो। अब चलो ये 5 ना करके 5.3 हो जाता तो भी बड़ा मुश्किल है। चलो जी, उसके बाद निकाल तो दिया, अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। क्या निकालने हैं? इसके कोऑर्डिनेट भी पता लगाने हैं। बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जब हम इसको हम फॉर्मूले के थ्रू यूज करते हैं तो सी कैसे निकाला जाएगा? ये ऐसे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। इस तरीके से आपका ये मिड पॉइंट जो आपका है ये निकाल दिया जाएगा। ओके, तो बात समझ आ रही होगी, बहुत ही ईजी है। लेकिन सेक्शन फार्मूले में क्या है? ये लो मैंने बना दिया फिर से वही y एक्सिस, x एक्सिस, फिर से मैंने एक यूं करके पॉइंट बना दिया। ये a है, ये b है, सेम वही, ये x1 y1 x2 y2। ठीक है। अब अगर मिड पॉइंट निकालना होता तो यही फॉर्मूला होता, बट अब की बार मिड पॉइंट नहीं निकालना। अब की बार मिड पॉइंट से हट के कोई डॉट है मेरे पास, एक पॉइंट है सी, इसकी वैल्यूज निकालनी है। तो अब इनकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे, क्योंकि अब ये मिड पॉइंट तो है नहीं, तो मुझे यहां लगाना पड़ेगा सेक्शन फार्मूला। इट्स मीन कि मुझे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब उस रेशियो को हम बोलेंगे m1 रेशियो m2। जैसे ये 2:3, 5:9, 1:2, किसी भी रेशियो में डिवाइड हो सकता है, क्योंकि अब ये मिड पे नहीं है। मिड पे है तो ये रहा फॉर्मूला, मिड पे नहीं है तो ये रहा आपका फॉर्मूला। अब किस तरीके से इसको फाइंड करेंगे? सी कैसे निकालेंगे? m1 x2 m2 x1 डिवाइड बाई 2, m1 y2 m2 y1, फिर वही, सॉरी m1 प्लस m2 ये फॉर्मूला होगा। यानी m1 वाला तो 2 से मल्टीप्लाई होगा और m2 वाला 1 से होता है ऑलवेज। इस तरीके से ये हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं। अब इसको और भी अच्छे से हम ये देखें, अगर ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो रेशियो 1:1 हो गया, 1:1 हो गया तो इसकी जगह भी 1 आ गया, इसकी जगह भी 1 आ गया, तो यही रह गया x1 प्लस x2। यहां भी 1 हो गया, यहां भी 1 हो गया, तो नीचे क्या आ गया? 2। मतलब वही है, दोनों का मतलब वही है, बस उसको मिड पॉइंट फार्मूला कह देते हैं और ये सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूले से ही मिड पॉइंट फार्मूला आपका बनता है। तो ये आपके 2 फार्मूलेज हैं जिनको आपने यूज करना है। एक क्वेश्चन में आपको मिड पॉइंट का और एक सेक्शन फार्मूले का मैं आपको करके दिखा देता हूं, फिर आगे की कहानी हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। सपोज मेरे पास ये पॉइंट है A 1 2 और B 7 5 सपोज। अब मुझे मिड पॉइंट निकालना है C, तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला C इस तरीके से निकाल दिया जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये आ गया आपका, दिख रहा है सबको? यस, ठीक है। 7 प्लस 1 8, 8 का हाफ हो गया 4, 5 प्लस 2 7 का हाफ हो गया 3.5। ये निकला है आपका मिड पॉइंट। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन फार्मूले की। सेक्शन फार्मूले किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए हम इस मिड पॉइंट को हम साफ करके यहीं इसका यूज कर लेते हैं सेक्शन फार्मूले का। ऐसे अब ये पूरा बोर्ड आपका सेक्शन फार्मूले के लिए यूज हो जाएगा। सपोज ये मेरे पास पॉइंट है A 1 2, यही वाला ले लेते हैं, और B मैंने ले लिया मान लो 7 5, ये ले लिया। अब मुझे ये पॉइंट C है जो 1:2 में डिवाइड हो रहा है, तो m1 ये मानना है, m2 ये हो गया, x1 y1 ये आपको पता ही है पहले से किस तरीके से यूज होते हैं। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब हम क्या है, मैंने जैसे बताया था, ये इससे और ये इनसे, यानी कि फॉर्मूला C m1 x2 1 वाला x2 से,
फिर m2x1 ये इससे डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ऐसे ही जहां जहां x है वहां y। बड़ा इजी है याद कर पाना, कुछ भी मुश्किल चीज़ें नहीं है। 10th लेवल में हो, बहुत ही इजी आपका सिलेबस है, बट थोड़ी सी मेहनत करना बाकी है तभी लगेगा इजी। m1 विच इज़ 1, x2 विच इज़ 7, m2 विच इज़ 2 एंड x1 इज़ 1, और नीचे m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। ऐसे ही फिर वही m1, फिर वही m1 इंटू y2, फिर m2 और इंटू y1 यानी कि 2, और ये हो गया आपका 1 प्लस 2। ओके, अब ये 7 1 जा 7, 2 1 जा 2 एंड दिस इज डिवाइड बाय 3, 5 1 जा 5 एंड प्लस 2 2 जा 4 एंड 3। इट्स मीन हमारा आंसर आया 9/3 मतलब 3, 5 प्लस 4 9/3 मतलब 3, ये आपका निकल आया। अगर वैसे अगर इसको अपॉन में भी छोड़ सकते हैं, अगर ये नहीं कैंसिल हो रहा, मान लो अगर 8 होता तो हम 8/3 भी छोड़ सकते थे, कोई इतनी बड़ा इश्यू नहीं था। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको पूरी अपनी जो है कोशिश की है आपको ये चीज़ें समझाने की। फिर भी कोई डाउट्स अगर आपके रह जाते हैं तो आप मुझे अगली क्लास के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। मेरे ध्यानेश शर्मा जो मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं लिख देता हूँ DHYANESHSHARMA, ध्यानेश शर्मा नाम से यूट्यूब चैनल है। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सभी लोगों को पता ही है 9899591055। इस नंबर पर मुझे कॉल करके भी आप एनी टाइम कोई भी क्वेरी व्हाट्सएप के थ्रू या जैसे भी मुझसे आप पता कर सकते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।